अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद इरफ़ान अली फ़ानी हाज़िर हूँ आपके लिए एक इंतहाई मुनफ़रिद, अछूता और नया प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है वर्ल्ड जोग्राफ़ी विद इरफ़ान। और ये जो प्रोग्राम है वर्ल्ड जोग्राफ़ी विद इरफ़ान, इसको शुरू करने का मकसद क्या है? बुनियादी तौर पर वो तमाम तालिब इल्म, वो तमाम स्टूडेंट्स जो सीएसएस कर रहे हैं, पीएमएस कर रहे हैं या पीसीएस के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, वो तमाम तालिब इल्म जिनका इंटरेस्ट जो है वो पॉलिटिकल साइंस की तरफ है, इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ है, वो इंटरनेशनल सिविलाइजेशंस के बारे में जानना चाहते हैं, वो वर्ल्ड कल्चर्स के बारे में जानना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि दुनिया की जो डेमोग्राफी है वो कैसे फॉर्मेट हुई है, वो जानना चाहते हैं कि दुनिया जो इस तरीके से पॉलिटिकली डिवाइड हो गया है। देयर वाज अ टाइम जब वहाँ पे एम्पायर सिस्टम्स थी, फिर ये पॉलिटिकली डिवीजन बढ़ती बढ़ती आज 197 स्टेट्स जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं। तो ये रियासतें कैसे कैसे वजूद में आई, कब कब वजूद में आई। तो ये प्रोग्राम शुरू करने का मकसद ये है और इसका जो फॉर्मेट होगा वो ये होगा जी, हम हर दफ़ा आपके लिए लेके आएंगे एक नया मुल्क, एक नया कंट्री। उस कंट्री की हम डिस्कस करेंगे जोग्राफी को, वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को, वहाँ पे मौजूद जो कल्चर है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे और उसकी इकोनॉमी को हम डिस्क्राइब करेंगे, उसकी हिस्ट्री को डिस्क्राइब करेंगे। वो कौन कौन से दरिया हैं जो उस मुल्क में बहते हैं, वो कौन कौन से पहाड़ और सहरा हैं जो उस मुल्क की खूबसूरती में इजाफा करते हैं, और वो कौन कौन सी उनकी जोग्राफिकल चैलेंजेस हैं जो वो मुल्क फेस कर रहा है। तो क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम है वर्ल्ड जोग्राफी विद इरफान, तो इससे पहले कि हम किसी मुल्क की तरफ जाएं, आज के पहले प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे दुनिया की जोग्राफी का। तो दुनिया की जोग्राफी का ओवरव्यू लेने से पहले ये एक छोटा सा ग्लोब जो है वो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर जो ग्लोब है ये किस्सा है जी सदियों का। ये जो ग्लोब है जिसमें इस वक्त हम मौजूद हैं, ये वो ग्लोब है जिसमें इंसान जो है वो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों साल पहले की कहानी है, जब इस कायनात के अंदर एक बिग बैंग होता है, एक बड़ा धमाका होता है, और धमाके के नतीजे में बहुत सारे जो चट्टानें हैं वो फिज़ा के अंदर जो हैं वो घूमना शुरू कर देती हैं। और उन्हीं चट्टानों के अंदर जो एक चट्टान है जो कि लावे पे बेस करती थी, वो थी आपकी ज़मीन। साइंटिस्ट ये कहते हैं नाजरीन कि ये जो ज़मीन है ये बुनियादी तौर पर 4.55 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब तकरीबन 5 अरब साल पहले ये जो ज़मीन है ये मार्ज़े वजूद में आई है। एक बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि ये जितनी भी साइंटिस्ट रिसर्च हुई हैं कायनात की तश्कील को लेकर या इस ज़मीन की तश्कील को लेकर, वो सारी की सारी कयास आराइयों पर मबनी हैं। कयास आराई का मतलब ये होता है कि वो ठीक भी हो सकती हैं, वो गलत भी हो सकती हैं। और अगर आज से आप 3 या 400 सदियां पहले के जो इंसान थे उनके इल्म की आप बात करें या उनकी आप तहकीक की बात करें, तो वो इंसान जो 300 साल पहले मौजूद था वो ये समझता था कि ये जो ज़मीन है ये कोई 6 या 7 हज़ार साल पहले वजूद में आई। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आता है, जैसे जैसे साइंस जो है वो अपने मराहल को तय करते हुए तरक्की करती जाती है, वैसे वैसे ज़मीन की जो उम्र है, इस कायनात की जो उम्र है वो बढ़ती जाती है। और इस वक्त जो दुनिया के साइंटिस्ट जिस बात पे या जिस तारीख पर मुत्तफिक हैं वो ये है कि तकरीबन 5 अरब साल पहले ये जो ज़मीन है ये वजूद में आ चुकी थी। और उसके बाद इस ज़मीन में अरबों साल की मसाफत तय करते हुए जब पानी भी गैसों के तामलात से वजूद में आ गया, तो वहाँ से एक ज़िंदगी इमर्ज होती है। और वो जो ज़िंदगी है वो नबातात में, हैवानात में और इंसानात में तकसीम हो जाती है। और आप देखते हैं कि हम भी इंसान हैं जो पाकिस्तानी हैं, जो चाइना में रहते हैं लोग वो भी इंसान हैं, जो नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं वो भी इंसान हैं, लेकिन उनके रंगों में फ़र्क है, उनकी साख्त में फ़र्क है, उनके बोलने के अंदाज में फ़र्क है, उनके इवन के जो जिस्म के आज़ा हैं उनकी जो लेंथ है या उनकी जो मजबूती है उनमें भी फ़र्क है। ये फ़र्क क्यों है? और आप देखते हैं कि एक परिंदा पाकिस्तान में तो मौजूद है लेकिन आपको वो अफ्रीका के ममालिक में नज़र नहीं आता है। एक फल आपको लैटिन अमेरिका में तो नज़र आ रहा है लेकिन एशिया के किसी मुल्क में नज़र नहीं आता है। तो ये जो डाइवर्सिटी है कायनात के अंदर, ये जो रंगारंगी है कायनात के अंदर, ये जो तरह तरह की बांत बांत की जो मखलूक़ात हैं कायनात के अंदर, ये क्यों हर जगह पर मौजूद नहीं है, किसी ख़ास कॉन्टिनेंट पे ही मौजूद क्यों हैं? ये सारे के सारे वो असरार व अजायबात हैं
जिनके ऊपर मैं पर्दा उठाऊंगा अपने इस प्रोग्राम में। तो वो जितने भी तालिब इल्म हैं जो जानना चाहते हैं, जो इन रमूज के बारे में आगाही चाहते हैं, जो इन राजों से पर्दे को मुनकशिफ करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनको कायनात की तश्कील से लेके आज के इंसान तक का जो सफ़र है, इस सफ़र में इंसान और तारीख़ किन किन मदारज और मराहल को तय करती हुई यहाँ तक पहुँची है, तो उनको बहुत ज़रूरी है कि जब भी वो इस प्रोग्राम को देखने के लिए बैठें तो वो अपने हाथ में एक कलम ज़रूर थमा लें, कोई एक नोटबुक भी ज़रूर रख लें, ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन आपको इस प्रोग्राम में मिलनी है उस इन्फॉर्मेशन को जब आप एक दफ़ा लिख लेते हैं तो वो याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और हम आज प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं जी वर्ल्ड ज्योग्राफी के ओवरव्यू से। ये जो ग्लोब मैंने पकड़ा हुआ है जी, ये एक प्लैनेट है, ये एक प्लैनेट जो कि सोलर सिस्टम का हिस्सा है। और ये जो सोलर सिस्टम है, बहुत सारे जब सोलर सिस्टम मिल जाते हैं, मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम जब मिल जाते हैं तो एक गैलेक्सी बनती है। मिलियन ऑफ गैलेक्सीज जब मिल जाती हैं तो एक मिल्की वे बनता है। और मिलियंस ऑफ मिल्की वेज जब मिल जाती हैं नाजरीन, तो उस वक़्त ये कायनात बनती है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि मेरा ये जो छोटा सा वजूद है वो इस ज़मीन में है। ये ज़मीन एक निज़ाम शमसी के अंदर है। ये जो निज़ाम शमसी है वो एक गैलेक्सी के अंदर है। वो जो गैलेक्सी है वो हज़ारों मिल्की वेज के अंदर है। और वो जो हज़ारों मिल्की वेज हैं वो एक बड़ी कायनात के अंदर मौजूद हैं। तो मेरी क्या औकात है और इस ज़मीन की क्या औकात है? बुनियादी तौर पर ये ज़मीन जैसे दुनिया का सबसे बड़ा जो डेज़र्ट है, जो सहरा है, वो सहारा डेज़र्ट है अफ्रीका के अंदर, जैसे उसका एक रेत का ज़र्रा होता है नाजरीन, ये जो ज़मीन है ये कायनात के डेज़र्ट में एक छोटा सा पार्टिकल है। अब ये जो ज़मीन है, जब आप ज़मीन के मैप को देखते हैं, आप ये देखते हैं कि ये ज़मीन घूम रही है और इस वक्त भी ये ज़मीन घूम रही है। जब आप इस ग्लोब को देखते हैं तो आपको इसके अंदर लाइंस नज़र आती हैं। कुछ वर्टिकल लाइंस हैं, कुछ हॉरिजेंटल लाइंस हैं। जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं नाजरीन, उनको कहा जाता है लैटिट्यूड्स। और जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। जो लैटिट्यूड हैं वो इक्वेटर लाइन के पैरेलल पूरे मैप में और ग्लोब में आपको नजर आते हैं। और जो लॉन्गिट्यूड हैं वो एक इमेजिनरी लाइन है जिसको प्राइम मेरिडियन लाइन कहा जाता है, जो पूरी ज़मीन के गिर्द मौजूद है। उसके गिर्द जितनी भी लाइंस हैं वो ज़मीन को 24 छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करती है। और ये जो 24 टुकड़े हैं ये ज़मीन के आपके दिन के 24 घंटे हैं, क्योंकि ये ज़मीन एक ही वक्त में रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है। जब हम रोटेशन की बात करते हैं तो ये एक अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है, और जब हम रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो ये घूमते हुए सूरज के गिर्द भी अपने ऑर्बिट में एक चक्कर मुकम्मल कर रही है। ये जो इसका अपने एक्सिस के गिर्द एक चक्कर है ये 24 घंटों में मुकम्मल करती है। तो ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने है वहाँ पे दिन है, और वो हिस्सा जो सूरज की दूसरी जगह पे है वहाँ पे रात है। अब जैसे जैसे ये मूव करेगी तो ये हिस्सा आपके जो सामने आ रहा है इस हिस्से में दिन है, क्योंकि सामने इसके सूरज है। और यही घूमते हुए वो हिस्से जो हैं दूसरी साइड पे चले जाते हैं तो वहाँ पे रात हो जाती है। इस वक्त जिस वक्त में आप मौजूद हैं किसी और मुल्क में कोई और वक्त है वहाँ पे। यहाँ पे अगर 7 बजे हैं तो वहाँ पे 9 बजे होंगे, किसी मुल्क में वहाँ पे 12 बजे होंगे, किसी मुल्क में 11 बजे हुए हैं। ये क्या रमूज हैं? ये टाइम कैसे गर्दिश करता है? तो नाज़रीन, वक्त का अपना कोई वजूद नहीं है। ये जो पूरी की पूरी कायनात है असल में ये वक्त के गिर्द गर्दिश कर रही है। ज़मीन की ये जो गर्दिश है ये गर्दिश इसका वक्त है। जैसे जैसे लम्हा ब लम्हा ये मूव कर रही है वैसे ही वैसे सुबह से दोपहर होती है, दोपहर से सपहर होती है, सपहर से शाम, और शाम में रात। जब दूसरी तरफ ज़मीन का वो हिस्सा आ जाता है तो उसको हम रात कहते हैं। तो ये जो ज़मीन है इसके 2 पोर्शन हैं, एक वाटर है और एक लैंड है। वाटर जो है ये 71% ऑफ द टोटल पोर्शन ऑफ दिस अर्थ इज बेस्ड अपॉन द वाटर्स। और वो जो वाटर है इज डिवाइडेड बाय द बिग मासेस ऑफ द लैंड। लैंड के बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं जो आपको ब्लू के अलावा डिफरेंट कलर्स मैप में नजर आते हैं, वो बेसिकली कॉन्टिनेंट्स हैं। कॉन्टिनेंट्स बेसिकली क्या हैं कि ये बहुत बड़े बड़े जमीन के
टुकड़े हैं, जमीन से मुराद लैंड के टुकड़े हैं। अ बिग मासेस ऑफ द लैंड हैज डिवाइडेड द वाटर इनटू 5 पार्ट्स। 5 टुकड़ों में जमीन को उन पार्ट्स ने तकसीम कर दिया है जो जमीन के पार्ट्स हैं। जब आप फ्लैट मैप अगर आपको इस वक्त नजर आ रहा है स्क्रीन के अंदर, तो आपको आपकी लेफ्ट साइड पे जो समंदर है वो पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है, दुनिया का सबसे गहरा समंदर है। आगे आपको 2 जमीन के बड़े बड़े टुकड़े नजर आ रहे हैं। ऊपर वाला जो टुकड़ा है इसको नॉर्थ अमेरिका कहते हैं और जो नीचे वाला टुकड़ा है इसको साउथ अमेरिका कहते हैं। अब जब इन दोनों जमीन के बिग मासेस जो कॉन्टिनेंट्स हैं, इन कॉन्टिनेंट्स के अंदर बहुत सारे मुल्क हैं। आमतौर पे लोग कहते हैं जो अमेरिका है वो शायद पूरे स्टेट्स का नाम, ये जो कॉन्टिनेंट का नाम अमेरिका है। नो, अमेरिका जो है वो एक रियासत है नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका के अंदर कनाडा भी है, मैक्सिको भी है और बहुत सारे ममालिक जो हैं उसमें मौजूद हैं। फिर सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज आ जाते हैं, फिर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज आ जाते हैं। अब इस लैंड के आगे जो आपको पानी का पोर्शन नजर आ रहा है उसको कहते हैं अटलांटिक ओशन। ये जो अटलांटिक ओशन है ये दूसरे नंबर पर दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है। उसके बाद आपको दोबारा से जमीन के टुकड़े नजर आते हैं। ऊपर जो छोटा सा टुकड़ा है इसको यूरोप कहा जाता है, जो नीचे दूसरा टुकड़ा है बड़ा उसको अफ्रीका कहा जाता है, और यूरोप से आगे जो बहुत बड़ा टुकड़ा आपको नजर आ रहा है उसको एशिया कहा जाता है। तो अटलांटिक ओशन के बाद आपके जो समंदर का पोर्शन है या पानी के पोर्शन का नाम है वो है इंडियन ओशन। मतलब पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन। और ये जो इंडियन ओशन है वो आप कह लो कि मिडल ईस्ट का इलाका है, इंडिया का इलाका या साउथ एशिया का जो इलाका है उस सारे के गिर्द में जो पानी है वो इंडियन ओशन कहलाता है। और इंडियन ओशन से नीचे का जो पानी है उसको साउदर्न ओशन कहा जाता है। मतलब वो जनूबी जो सतह है पानी की, साउदर्न ओशन। और एक जो सबसे टॉप पे आपको रशिया के ऊपर पानी का जो बिग पोर्शन है जो कि जमा हुआ है उसको आर्कटिक ओशन कहते हैं। पहले ये समंदरों की लिस्ट में शामिल नहीं था। 2000 के अंदर इसको 5वें बड़े समंदर के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये तो थे जी पानी के 5 बड़े समंदर। आमतौर पे ये कहा जाता है 7 समंदर हैं। आमतौर पे हम सॉन्ग्स में भी ये सुनते हैं कि 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। तो बुनियादी तौर पे ये 7 समंदर नहीं है, ये 5 समंदर हैं और 5 समंदर पानी है। अब पानियों की मुख्तलिफ शक्लें हैं और उन शक्लों को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके मुख्तलिफ नाम हैं। ओशन, सबसे बड़ा पोर्शन ऑफ द जो वाटर होता है उसको ओशन कहते हैं। उससे छोटा पोर्शन जो किसी ना किसी लैंड से मुंसलिक होता है उसको सी कहते हैं। फिर एक गल्फ होती है, एक स्ट्रेट होता है, लेक होती है, रिवर होता है, स्ट्रीम होते हैं तो ये सारे के सारे पानी, लेकिन तमाम के तमाम पानियों के मुख्तलिफ नाम हैं सिर्फ उनकी शेप की वजह से। तो ये हम पढ़ेंगे अपने इस प्रोग्राम के अंदर, जो आप आगे एपिसोड्स में देखेंगे कि दुनिया में वो कौन सी बड़ी नदियां हैं, कौन सी बड़ी झीलें हैं, कौन से बड़े सीज हैं, कौन से बड़ी स्टेट्स एंड गल्फ हैं जो दुनिया की ज्योग्राफी में बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। अब हम आते हैं जी, हमने वाटर्स को डिस्कस किया, अब हम लैंड्स की तरफ आते हैं। 7 बड़े कॉन्टिनेंट हैं, 7 बड़े बिग मासेस ऑफ द लैंड हैं जिनको कॉन्टिनेंट कहा जाता है और जो एक दूसरे से अलहदा हैं, सेपरेट हैं। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका, अगर मैं आपको इस तरीके से लिस्ट समझाने की कोशिश करूं कि जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है अपने लैंड के एतबार से और पॉपुलेशन के एतबार से, वो एशिया है। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा है वो अफ्रीका है। अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है नाजरीन जो जहां पे वर्ल्ड पॉपुलेशन कोई 1.1% जो पॉपुलेशन है दुनिया की वो वहां पे मौजूद है और ये बिल्कुल बर्फ है। और बर्फ के अंदर क्योंकि जिंदगी रह नहीं सकती तो वहां पे जो साइंसदान हैं वही जाके अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और वही साइंटिस्ट वहां की पॉपुलेशन का एक हिस्सा हैं, उसको हम कहते हैं अंटार्कटिका। ये 5वें नंबर पे बड़ा कॉन्टिनेंट है। उसके बाद हमारे पास यूरोप आ जाता है 6ठे नंबर पे, और 7वें नंबर पे हमारे पास ऑस्ट्रेलिया आ जाता है जो बाकी दुनिया से बड़ा कटा हुआ एक
कॉन्टिनेंट भी है और वो एक मुल्क के तौर पर भी हम उसको रिकग्नाइज करते हैं। तो ये तो थे दुनिया के, और समंदरों की जो लिस्ट है स्टूडेंट्स के लिए मैं एक छोटा सा उनको टिप्स बता दूं कि सबसे बड़ा समंदर कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है। इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है कि आप लफ्ज लिखें पैसा, PAISA। पी से पैसिफिक ओशन है, ए से अटलांटिक ओशन है, आई से इंडियन ओशन है, एस से सौदर्न ओशन है और ए से आर्कटिक ओशन है। पैसा आपको याद हो गया तो पांचों के पांचों समंदरों के नाम आपको याद हो गए, और इस तरह से याद हो गए कि ये बड़ा है, वो उससे छोटा, वो उससे छोटा, वो उससे छोटा, और इसी तरह से दुनिया के कॉन्टिनेंट्स हैं। तो तमाम कॉन्टिनेंट्स जितने भी हैं नाजरीन, उनमें मुख्तलिफ जो इंसानी नस्लें हैं वो आबाद हैं। कहीं पे आपको ब्लैक फॉर्म नज़र आते हैं, कहीं पे आपको वाइट फॉर्म नज़र आते हैं, कहीं पे आपको ब्राउन पीपल नज़र आते हैं, जो गंदमी रंगत वाले जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं वो नज़र आते हैं, कहीं पे चपटे नाकों वाले लोग हैं, कहीं पे छोटी आंखों वाले लोग हैं। अब ये सारी की सारी जो डिवीजन है इंसानों की या इंसानी नस्ल की, ये कैसे हुई है, ये भी हम आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर जब हम उस मुल्क को डिस्कस करेंगे तो उसके ऊपर भी इंशाअल्लाह ताला मैं रोशनी ज़रूर डालूंगा। तो ये जो हमारा पहला आज का प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में मैंने आपको कोशिश की है कि दुनिया का जो ज्योग्राफी है उसको समझने की, और किसी प्रोग्राम के अंदर, अगले किसी प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे दुनिया का जो मैप है। अगर आपके पास ये ग्लोब है, लेकिन ये ग्लोब तो गुलाई में आपको नजर आ रहा है, फुटबॉल की शेप में है, लेकिन जो मैप्स आप देखते हैं आमतौर पे वो फ्लैट होते हैं। तो बुनियादी तौर पर जब इस ग्लोब को मैं एक जगह से काट दूं और काट के मैं इसको दोनों साइड पे स्ट्रेच करूंगा, तो वो जो मैप होगा वो आपको बेसिकली फ्लैट मैप में नजर आता है। असल में जो दुनिया है वो गोल है, या कुछ साइंटिस्ट इसको बेज भी कहते हैं, और ये हर वक्त मूव कर रही है। 24 घंटों के अंदर ये जो ज़मीन है अपने एक्सिस के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करती है। 12 घंटे क्योंकि सूरज के सामने होते हैं तो हम कहते हैं ये दिन है, और 12 घंटे जो हैं वो सूरज के दूसरी तरफ होते हैं तो हम कहते हैं ये रात है। और सूरज के गिर्द जो इस ज़मीन का एक चक्कर है ये 365 दिनों पर मुश्तमिल है। मतलब ये जो साल हम कहते हैं, ये जो दिन हफ्तों में ढलते हैं, हफ्ते महीनों में ढलते हैं, महीने सालों में ढलते हैं, तो ये किस तरह से ढलते हैं, ये जैसे जैसे ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही है और जैसे जैसे ये अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है ज़मीन, वैसे वैसे ये जो वक्त है ये गुजरता जा रहा है, और लम्हे घंटों में, घंटे जो हैं वो दिनों में, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, और महीने सालों में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये प्रोग्राम वर्ल्ड कंट्री रिपोर्ट की पहली एपिसोड थी। उम्मीद है कि आपको ये इंफॉर्मेशन जो मैंने दी है ये आपके लिए कुछ नई चीज़ें भी होंगी। अगले प्रोग्राम में हम एक नए मुल्क के साथ हाजिर होंगे और जानेंगे दुनिया के असरार और अजायब को। 1 by 1 197 स्टेट्स ऑफ द अर्थ would be discovered in this program by मोहम्मद इरफान अली फ़ानी। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए रेबल टीवी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर फ़ी अमान अल्लाह।